ऐसा माना जाता है कि कौवे मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सुपर पावर किसी इंसान को ही मिल जाए। कुछ ऐसा ही होता है एरिक नाम के एक ड्रग एडिक्ट के साथ। जब उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडे मार डालते हैं, फिर जब एरिक की आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है। वहाँ वो ढेर सारे कौवों से घिरा होता है जो उसे ऐसी शक्तियां देते हैं जिससे उसकी बॉडी बड़ी से बड़ी चोट को आसानी से हील कर सकती थी। लेकिन इन पावर्स के लिए एरिक को ही क्यों चुना और आखिर में उसे इन शक्तियों की क्या कीमत चुकानी पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम यंग एरिक को देखते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका घोड़ा फेंस में फंसकर बुरी तरह घायल हो गया है। उसकी माँ शराब के नशे में बेहोश पड़ी है और आसपास मदद के लिए कोई नहीं है। एरिक घोड़े को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तार हटाते हुए उसके अपने हाथ भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एरिक अपने घोड़े को नहीं बचा पाता। उसके हाथों पर बने गहरे घाव के निशान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो बार बार उस दिन को अपने सपनों में देखता है जब उसका घोड़ा दर्द में था और वो उसे बचा नहीं सका। इस घटना के 15 साल बाद कहानी में शैली नाम की लड़की का परिचय होता है। उसे अपने दोस्त जेड का एक वीडियो मैसेज मिलता है। जब शैली वीडियो खोलती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसमें विंसेंट नाम के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आदमी के खिलाफ मर्डर के सबूत होते हैं। जेड विंसेंट की सच्चाई सबको बताना चाहती है और उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाए। जेड शैली से कहती है कि वो किसी से बात ना करे या मिले भी, लेकिन जैसे ही जेड अपने अपार्टमेंट में आती है कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैरियन नाम की एक महिला उसका फोन छीन लेती है और वो देखती है कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। फिर जेड को बेहोश कर लिया जाता है और किडनैप कर लिया जाता है। साथ ही सारे सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। शैली को महसूस होता है कि उसकी जान खतरे में है। वो मदद के लिए डॉम को फोन करती है, लेकिन डॉम फोन नहीं उठाता। घबराकर शैली तुरंत घर छोड़ देती है। कुछ दूर चलते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे फॉलो कर रहा था। उसे बचने की कोशिश में वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है। पुलिस वाले शैली की मदद करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर सबके सामान पर पड़ती है। उनमें ड्रग्स देखकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ड्रग्स की मात्रा कम थी, इसलिए शैली को सुधार के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। वही हम एरिक को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। उसकी शराबी माँ की वजह से उसका बचपन भी नशे के दलदल में फंस गया था। उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बच गया। रिहैब में दूसरे लोग उसे बुली करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें कुछ नहीं कहता। उसकी जिंदगी की मुश्किलें उनसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक रात वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर शैली पर पड़ती है। एरिक को शैली पसंद आ जाती है और वो सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप आउट कर देता है। इसी बीच कहानी में विंसेंट का परिचय होता है। विंसेंट एक ओपेरा हाउस का मालिक है जो उसकी असली पहचान छुपाने में मदद करता है। इसके जरिए वो अपने क्राइम के बिजनेस को बड़े अच्छे से ऑपरेट करता है। मैरियम विंसेंट को बताती है कि उन्होंने जेड को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही विंसेंट सब कुछ छोड़कर जेड के पास जाता है। वो जेड से पूछता है, तुम्हारी दोस्त शैली कहाँ है? डर के मारे जेड कुछ नहीं बता पाती। विंसेंट कहता है कि उसने पिछले 100 सालों में न जाने कितनी लड़कियों को मारा है। वो दावा करता है कि वो बुरे लोगों को मारना चाहता है, लेकिन उनका नर्क में जाना पहले से तय है। विंसेंट ये भी कन्फेस करता है कि उसने डेविल के साथ एक डील की थी ताकि वो खुद नर्क में ना जाए। वो निर्दोष आत्माओं को नर्क में भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन विंसेंट उसके कान में कुछ शब्द कहता है जिससे जेड अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देती है। वो एक नुकीले औजार से अपने गले पर वार कर लेती है और बेहद दर्दनाक तरीके से अपनी जान गवा बैठती है। इसके बाद विंसेंट उसकी आत्मा को नर्क में भेज देता है। इन सबसे अनजान शैली खुद को रिहैब में सुरक्षित महसूस कर रही होती है। वहीं वो एरिक को नोटिस करती है। रिहैब में लड़के और लड़कियों का बात करना मना था, लेकिन इसके बावजूद वो इशारों में बात करने लगते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज उनके लिए एक दूसरे के करीब आने का सबसे अच्छा बहाना बन जाता है। एक दिन शैली गार्ड से बचते हुए एरिक के कमरे में जाती है। वहाँ उसे दीवार पर एरिक की बनी हुई ड्राइंग्स दिखती है। ड्राइंग्स शैली को बहुत पसंद आती है और वो एरिक से उन्हें रखने की रिक्वेस्ट करती है। इसी बीच शैली एरिक के हाथ पर कट्स के निशान देखती है जो उसके सुसाइड अटेम्प्ट्स के वजह से बने थे। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है कि पेशेंट 105 से कोई मिलने आया है। एरिक जानता है कि 105 शैली का नंबर है, लेकिन शैली घबराकर कहती है कि वो इस शहर में नहीं है और उसे यहाँ कोई नहीं जानता। एरिक उससे कहता है कि डरो मत, मैं देखता हूँ कौन है। एरिक बाहर कुछ लोगों को देखता है और उन्हें लॉयर समझने की गलती कर बैठता है, लेकिन शैली देखती है कि उसकी माँ मैरियन वहाँ पर उसे मिलने आई है। ये देखकर शैली डर जाती है और एरिक से खुद को छुपाने के लिए मदद मांगती है। एरिक जानता है कि उनके पैरों में ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए छुपने की कोशिश बेकार है। वो शैली को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और दोनों वेंट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी को पता चलने से पहले ही वो फेंस कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों लिफ्ट लेकर शहर से काफी दूर चले जाते हैं। शैली अपने दोस्त के खाली अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ एरिक से कहती है कि उसके लिए वहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए
इसलिए उसे जाना होगा। लेकिन एरिक उसे इस तरह अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। पकड़े जाने के डर से वो कई दिनों तक अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले थे। इसी दौरान वो एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी जिंदगी के अच्छे और बुरे पल शेयर करते हैं और फिर उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी बीच कुछ लोगों को जेड की डेड बॉडी पानी में पड़ी मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस भी विंसेंट के लिए काम करती थी। जब ये खबर विंसेंट तक पहुंची तो वो मैरियम को शैली को जल्द से जल्द ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। शैली और एरिक इन सबसे अनजान अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल में कैंपिंग करते हैं। शैली जो अब तक सब कुछ भूल चुकी थी, म्यूजिक बजाने लगती है। एक दिन वो पियानो बजाते हुए अचानक कुछ बुरी यादों में खो जाती है। वो एरिक को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ने उससे पैसों के लिए बहुत ही गंदे काम करवाए थे जो उसे पसंद नहीं थे। शैली कहती है कि उसने लोगों को हर्ट किया है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसने क्या किया है। उसे डर था कि सच जानने के बाद एरिक उसे छोड़ ना दे, लेकिन एरिक उसे दिलासा देता है और कहता है कि जब वो पहली बार शैली से मिला था तो उसी रात वो सुसाइड करने वाला था, लेकिन उससे मिलकर उसने मन बदल लिया, एरिक कहता है। और वो वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। शैली एरिक को एक डांस क्लब में ले जाती है। जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तो डॉम उन्हें देख लेता है और शैली को वहां से जाने के लिए कहता है। शैली को पता चल जाता है कि जेड का किसी ने मर्डर कर दिया है और अब वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। एरिक शैली से पूछता है कि डॉम कौन था। शैली उससे वादा करती है कि वो घर पहुंचने पर सब कुछ बताएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं विंसेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एरिक अपनी आंखों के सामने शैली को मरते हुए देखता है। जल्दी एरिक की भी सांस रुक जाती है। मरने से पहले एरिक को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो शैली को पानी में डूबते हुए देखता है। जब एरिक पानी से बाहर निकलता है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। एरिक को वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो उसके पीछे आने के लिए कहता है। एरिक को लगता है कि ये किसी ड्रग का साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ऐसी दुनिया देख रहा होता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ वीरानी थी और कौओं की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। एरिक ने पूछा, मैं कहाँ हूँ, ये कैसी जगह है? वो आदमी अपना नाम क्रोनोस बताता है और कहता है, तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। क्रोनोस आगे बताता है कि जब कोई मरता है तो कौवे उसकी आत्मा को सही जगह पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी मौत इतनी भयानक होती है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। क्रोनोस की बातें एरिक की समझ से बाहर थी। वो इसे एक बुरा सपना समझकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह का कोई अंत नहीं था। दोस्तों, क्रोनोस कहता है कि शायद तुम अब तक समझे नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद वो एरिक को धक्का देकर उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एरिक खुद को अपने अपार्टमेंट में पाता है। वो शैली को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये व्यक्ति विंसेंट का आदमी था जो शैली का फोन लेने आया था। उसने एरिक से कहा, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आओ, मैं पुलिस वाला हूँ। एरिक उस व्यक्ति की बातों में आ जाता है और उससे अपनी कहानी बताने लगता है, लेकिन वो आदमी अचानक एरिक पर गोली चला देता है। उसे लगता है कि एरिक मर चुका होगा, लेकिन गोली लगने के बाद भी एरिक जिंदा था। वो उस व्यक्ति को मार डालता है। हालांकि एरिक की हालत गंभीर थी। उसकी आंतें शरीर से बाहर आ रही थी। दर्द में चिल्लाते हुए एरिक अपनी आंतों को वापस पेट में डाल देता है और देखता है कि उसकी बॉडी खुद को अपने आप हील कर रही है। उसके दिमाग में क्रोनोस की आवाज गूंजने लगती है। वो ये भी नोटिस करता है कि एक कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा है। एरिक को शैली दिखाई देती है जो ब्रिज के ऊपर खड़ी थी। उसे बचाने के लिए एरिक पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है वो फिर से क्रोनोस के पास पहुंच जाता है। अब एरिक को समझ में आ चुका था कि वो और शैली दोनों मर चुके हैं। उसने क्रोनोस से पूछा, शैली मेरे साथ क्यों नहीं है? क्रोनोस बताता है कि शैली नर्क में है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे वापस ला सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मारा वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। उन्होंने बैलेंस को बिगाड़ दिया है और तुम्हें इसे ठीक करना होगा। उन सभी को मार डालो तुम और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। ये शक्तियां तुम्हारे पास तब तक रहेंगी जब तक तुम और शैली के बीच का प्यार सच्चा है। हालांकि चोट लगने पर तुम्हें दर्द जरूर होगा। एरिक अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। सबसे पहले वो हथियार लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है। इसके बाद वो शैली की माँ सोफिया के पास पहुंचता है। सोफिया उसे झूठ बोलती है कि शैली की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी, लेकिन एरिक उसे बताता है कि जब उन लोगों ने शैली को मारा तो वो वही था। मुझसे झूठ मत बोलो तुम, मैं शैली से प्यार करता था। मैं उन सभी को मार दूंगा जो इसमें शामिल थे। जरूरत पड़ी तो तुझे बुला दूंगा बुढ़िया। इसके बाद एरिक शैली के कमरे में जाता है। वहाँ से कुछ पुरानी तस्वीरें और एक थिएटर का एंट्री पास मिलता है। एरिक थिएटर पहुंचता है। रास्ते में उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे मारा था। एरिक उसके सिर पर बंदूक रखकर बाकी लोगों के नाम और एड्रेस पूछता है। जैसे उसे खतरा महसूस होता है एरिक की बॉडी हरकत में आ जाती है और उस आदमी को गोली मार देता है। थिएटर से बाहर आते हुए एरिक मैरियन को देखता है। वो मैरियन पर फायरिंग करता है, लेकिन गोली शीशे के पार नहीं जाती। फिर मैरियन बच जाती है। एरिक उसकी कार में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबी चेज के बाद एरिक कार से गिर जाता है और एक ट्रक के नीचे कुचला जाता है। एरिक की हीलिंग पावर उसे बचा लेती है, लेकिन दर्द असहनीय था। इसी बीच विंसेंट सोफिया से एरिक के बारे में पूछता है। उसे पता चल जाता है कि एरिक मरने के बाद भी जिंदा हो रहा है। विंसेंट सोफिया को मार देता है और अपने लोगों को एरिक को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। एरिक डॉम को ढूंढता है और उससे पता चलता है कि इन सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। विंसेंट लोगों के दिमाग में घुसकर उनके अंदर के शैतान को हावी कर देता है। एरिक एक अपार्टमेंट सर्च करता है और उसे वहाँ फोन मिलता है जिसमें वीडियो था। वीडियो में दिखता है कि विंसेंट के कहने पर शैली ने किसी का मर्डर किया था। मर्डर
इतना ब्रूटल था कि एरिक पूरी वीडियो नहीं देख पाया। वो शैली का ये रूप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता और उसे शक होने लगता है कि शैली ने उसे झूठा प्यार किया था। एरिक का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले पूरी सच्चाई जाने फिर कोई फैसला करे, लेकिन तभी विंसेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एरिक हमलावरों से लड़ता है लेकिन उसे गोली लग जाती है। इस बार वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी हील नहीं हो रही। अंत में एरिक मर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो फिर से क्रोनोस के सामने खड़ा होता है। क्रोनोस उसे बताता है कि उसकी हीलिंग पावर इसलिए चली गई क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और शैली के प्यार पर शक किया। क्रोनोस कहता है कि अब शैली को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिल सकती है अगर तुम उसे भूल जाओ तो। एरिक ऐसा करने से इनकार करता है। वो कहता है मैं शैली से सच्चा प्यार करता हूँ और नर्क में मैं उसकी जगह लेने के लिए भी तैयार हूँ। एरिक की बात सुनते ही कौवे का झुंड उसे घेर लेता है। क्रोनोस अपना और एरिक का खून मिलाकर कुछ मंत्र बोलता है। एरिक का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो असहनीय दर्द में चिल्लाता है और उसका खून काला हो जाता है। अब एरिक को दोनों दुनियाओं में ट्रैवल करने की शक्ति मिल जाती है। एरिक को विंसेंट को खत्म करने का एक और मौका दिया जाता है। वो अपने मृत शरीर में वापस जागता है और उन सभी को मार डालता है जिन्होंने उसे और शैली को नुकसान पहुंचाया था। एक हमलावर के फोन से एरिक को पता चलता है कि मैरियम ओपेरा हाउस में आने वाली है। एरिक अपने चेहरे पर मेकअप करता है और खुद को एक डरावना अवतार देता है। वो ओपेरा हाउस में घुसता है और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को बेरहमी से मारता है। तलवार, चाकू और गोलियां उसे दर्द देती हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। एरिक वहां लाशों का ढेर लगा देता है। एरिक मैरियम के पास पहुंचता है और उससे विंसेंट के बारे में पूछता है। मैरियम सब कुछ बता देती है, लेकिन फिर भी एरिक उसकी और उसके असिस्टेंट की गर्दन काटकर चल रहे शो के बीच ऑडियंस में फेंक देता है। ये देखकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद एरिक विंसेंट के प्राइवेट विला में पहुंचता है। विंसेंट आराम से बैठा हुआ था और अपने बाल बना रहा था। एरिक ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे पलटने के लिए कहा। विंसेंट को डर नहीं लगता। उसने अपना हाथ काट कर एरिक को दिखाया और कहा, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, मुझे कोई भी मार सकता है। इसके बाद विंसेंट ने एरिक पर एक नुकीले औजार से हमला किया, लेकिन जब उसने देखा कि एरिक का खून काला था तो वो समझ गया कि एरिक के पास शक्तियां हैं। विंसेंट एरिक के कान में कुछ शब्द कहता है और उसकी पावर चुराने की कोशिश करता है। वो एरिक की बुरी यादों को बाहर निकालकर उसकी आत्मा पर कब्जा करने वाला था। एरिक खुद को संभालता है और विंसेंट के साथ दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। विंसेंट बिना मरे ही आफ्टर लाइफ में पहुंच चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे कि उसका तुरंत फैसला हो जाता है। हेल के मॉन्स्टर्स उसे दर्दनाक मौत देकर अपने साथ नर्क में खींच लेते हैं। एरिक ने अपना काम पूरा कर लिया जैसे उसने वादा किया था। शैली की आत्मा नर्क से वापस लौट आती है। अब एरिक शैली से कहता है, मैं वापस नहीं लौट सकता, मैंने सौदा किया है। शैली कुछ भी समझ पाती इससे पहले वो खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है। क्रोनोस उसके सामने प्रकट होता है और बताता है कि एरिक ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जब शैली पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एरिक की लाश पड़ी दिखाई देती है। उसे मरा हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोती है। शैली उन पलों को याद करती है जो उसने एरिक के साथ बिताए थे। वहीं दूसरी दुनिया में एरिक क्रोनोस की जगह ले लेता है। अब उसे तब तक उस जगह रहना था जब तक कोई और उसकी जगह न ले ले। एरिक ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे यकीन था कि वो एक दिन शैली से जरूर मिलेगा। ये कहानी एरिक के बलिदान और शैली के पुनर्जन्म की कहानी है दोस्तों। ये दर्शाता है कि प्यार और बलिदान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।